कि कुछ ना कुछ एनडीए गठबंधन में बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो अमित शाह ने उस मीटिंग से थोड़े समय पहले ये बात कह करके कि जो आने वाला चुनाव है बिहार का, उस चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई की बात को लेकर के उन्होंने एक तरह समझिए तो उस बात को लोकसभा में जो इसके बिल हैं वो पास कर भेज दिए गए हैं, उसमें विचार भी हो गया है और उसे लोकसभा से पास भी कर दिया गया है, जिसमें हमने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वहां से किसी का जदयू से नहीं होना या फिर एकमात्र बचे हुए हैं इनको भी शामिल किया जा सकता था, एकमात्र हैं इनको भी शामिल किया जा सकता था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं 2000 वर्मा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, कहानी में ट्विस्ट है। अमित शाह ने बड़ा झटका दिया है बिहार में नीतीश कुमार को और सीधा सीधा कमेटी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिसके बाद नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती है, उनकी परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि अमित शाह की जो नई टीम की गठन हुई है, यानी कि जेपीसी की, उसकी गठन से अमित शाह जो है उन्होंने नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो युवा सांसद संभवी की एंट्री भी हुई है। तमाम जो दल के लोग हैं, नेता हैं, उनके चेहरे पर खुशी, लेकिन नीतीश कुमार को झटका। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या रही, तो सीधा हम बाबा से जुड़ेंगे और जानेंगे इसके पीछे की बड़ी वजह। कहानी में ट्विस्ट है बाबा, कहानी में ट्विस्ट है। अमित शाह ने बड़ा फैसला लिया, नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता दिखलाया। इसके पीछे की वजह क्या रही और रणनीति क्या कुछ है? देखिए विकास, हम पिछले 72 घंटे से इस देश की राजनीति में जो उथल पुथल मचा हुआ है और जो चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये कहानी थोड़ा और पीछे चले जाइए आप। 23 तारीख को जो इस देश की राजनीति में एक कहा जाता है कि एनडीए गठबंधन जो एकजुट है उसको दिखाने की जो कोशिश दिल्ली में हुई, और उस कोशिश में संजय झा के यहाँ जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके सामने आया ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन उस मीटिंग में संजय झा के यहाँ आकर के अमित शाह का शामिल होना और वहां आकर के जिस तरह का माहौल बना था वो देख करके साफ लग रहा था कि कुछ ना कुछ एनडीए गठबंधन में बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो अमित शाह ने उस मीटिंग से थोड़े समय पहले ये बात कह करके कि जो आने वाला चुनाव है बिहार का, उस चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई की बात को लेकर के उन्होंने एक तरह समझिए तो उस बात को टालने की कोशिश की, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री वाली बात को टालने की कोशिश की, उसे नियमों का हवाला दे दिया। उसके बाद से नीतीश कुमार के अंदर जो बदलाव आए हैं वो भी आप देखे होंगे। इस बीच में नीतीश कुमार एक पहले शख्स हैं जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को बिना किसी शर्त के समर्थन किया है। क्योंकि नीतीश कुमार, आपको हम अक्सर बता चुके हैं, हमने कई बार चर्चा भी किया है, हमने संपादक मनीषा जी के साथ भी पंचनामा के दौरान कई बार ये बात कहा है कि नीतीश कुमार जी जो भी विकास वाली बातें होती हैं या विकास से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं जिससे देश को फायदा हो, वो उन बातों को बिना शर्त वो समर्थन करने के लिए, चाहे वो पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, तैयार रहते हैं। जैसे ही वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई, नीतीश कुमार ने सबसे पहले हाथ उठा करके हामी भरी कि हाँ, इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए। जब देश को आजादी मिली उसके बाद से लगातार कई वर्षों तक कई चुनाव होते रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर, लेकिन समय के हिसाब से ये बदलता गया है। एक बार फिर से ये पहल की गई है, ये शुरुआत की गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और इसके लिए आपको पता है कि लोकसभा में जो इसके बिल हैं वो पास कर भेज दिए गए हैं, उसमें विचार भी हो गया है और उसे लोकसभा से पास भी कर दिया गया है, जिसमें हमने आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि 263 के आसपास था जो इसके समर्थन में लोग थे, 263, और 198 लोग जो थे इसके विरोध में थे। इसके बाद इसमें जो वन नेशन वन इलेक्शन है इसमें कई हर्डल आने वाले हैं। हर्डल क्या आएगा कि इसमें राज्यों का भी सहयोग लेना जरूरी है। देश में जितने राज्य हैं उसमें एक बढ़ करके, यानी कि बहुमत में जो आंकड़ा होगा कि हाँ वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए, तब जाकर के लागू होगा। इसलिए इस कमेटी में राज्यों से भी उतना ही ज्यादा
अपेक्षा रखती है ये जो कमेटी बनी है वो, या फिर इस कानून के पास होने के लिए जो कानूनी संशोधन करने हैं, उस संशोधन के 129वां संशोधन इसको बताया जा रहा है कि वो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए होगा। इसके बाद इसको राज्यसभा में जाना है, लेकिन उससे पहले जो संसदीय कमेटी जेपीसी बनाई गई है इस पर विचार करने के लिए और राज्यों के से अलग अलग राज्य के राजनीतिक दलों से बात करने के लिए, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करने के लिए, वो संसदीय कमेटी जो लोकसभा की बनी है उस कमेटी की बात हम कर रहे हैं। और उस कमेटी का जो लिस्ट आया है उस लिस्ट में चौंकाया जरूर है, उसमें पक्ष विपक्ष सभी हैं, लेकिन मिसिंग है कुछ। और वो मिसिंग क्या है सो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले तो अमित शाह की ये नई कमेटी बनी है और इस कमेटी में जेडीयू बाहर नजर आ रही है। जेडीयू के 12 में से एक भी सांसद इस जेपीसी के सदस्य नहीं है जी। इतना ही नहीं, ये 31 लोगों की जो कमेटी बनाई जानी है उसमें से 21 लोग जो हैं वो लोकसभा से होंगे और 10 राज्यसभा से होंगे जी। जो कमेटी की 26 लोगों की लिस्ट आई है उस लिस्ट में कहीं भी जेडीयू के लोगों का नाम नहीं है। शांभवी चौधरी का नाम है और ये आती हैं चिराग पासवान की पार्टी से, एकदम बिल्कुल नई है और नई सांसद बनी है। इसको लेकर के भी आपको चर्चाएं खूब हैं और सदन में चर्चा में भी खूब रहती हैं। इन्होंने जैसे ही वो लिस्ट जारी किया वैसे ही लोगों को पता चला कि हाँ मतलब ये 26 लोगों की लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट से ये मिसिंग है। इसके साथ साथ ये भी मिसिंग है और ये भी मिसिंग है। चलिए हम मान लेते हैं कि इनके एक ही सदस्य हैं, ये अकेले राज्यसभा में है, हो सकता है कि लिस्ट बनेगी तो उसमें उनका नाम आ जाए, लेकिन इसमें से वो भी मिसिंग है क्योंकि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव में इन दोनों की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। ये सीधे सीधे तौर पे नजर आता है कि कहीं ना कहीं ये जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए भी हो गए हैं क्योंकि इनके लिए इन्होंने भी इनके किसी भी बयान पर किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है और एक ही भाषा ये दोनों बोल रहे हैं। हालांकि ये भी वही भाषा बोल रहे हैं कि इसमें अमित शाह ने कोई गलत नहीं कहा है। संविधान वाली बात को लेकर के भी आपको पता है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के ये बात कही गई थी उसका भी बवाल एक चल ही रहा था। उसी बीच में ये जेपीसी का लिस्ट आ गया और इस लिस्ट में जो नाम हमारे सामने है उसमें से 11 से 12 लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। इसके बाद कांग्रेस से 3 लोग हैं, प्रियंका गांधी हैं, मनीष तिवारी हैं, सुखदेव भगत हैं। तो वहीं एलजेपी से शांभवी चौधरी हैं, जेडीयू से कोई नाम नहीं है, टीडीपी से जीएम हरीश बाल योगी का नाम रखा गया है, समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव। कौन है धर्मेंद्र यादव बताने की जरूरत नहीं है। टीएमसी से कल्याण बनर्जी हैं, तो डीएमके से टीएम सेल्वा गणपति हैं। उसके बाद एनसीपी से सुप्रिया सुले हैं। शिंदे गुट से जो हैं शिवसेना के उनके एकनाथ शिंदे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अनिल यशवंत देसाई हैं, छोटे लाल हैं, राधा कृष्णन हैं, आरएलडी से चंदन चौहान हैं, बाला शौरी भी हैं जनसेना से। इसके अलावा इसमें जो मुख्य बातें हैं वो इस कमेटी के गठन करने के पीछे था कि इस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। पहली चर्चा ये हो रही थी कि संघीय ढांचे को आघात पहुंचेगा। इसको लेकर के ये जो जेपीसी बनी है वो लोगों से बात करेगी, इसके नियमों को बताएगी और इस नियमों पर चर्चा करने के बाद ये पता किया जाएगा, ये आपस में एक कॉमन जो कहा जाता है कि बनाया जाएगा विचार, उस विचार के आधार पर इसको फिर से राज्यसभा में रखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संघीय ढांचे को लेकर के भी इस कमेटी का एक बड़ा दायित्व होगा जो कि संघीय ढांचे पर किसी तरह का कोई भी छेड़छाड़ नहीं हो। इसके बाद संविधान के मूल ढांचे पर भी इसका कोई असर नहीं पड़े, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। इसको बनाने के लिए इस एक देश एक जो चुनाव है इसके लिए आपको पता है कि पूर्व जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उन्होंने पूरा अध्ययन इसका किया है और इस अध्ययन के दौरान जिस तरह की बातें सामने आई है उन्होंने इस कमेटी के माध्यम से अपनी पूरी रिपोर्ट जो है पेश कर दी। उसके आधार पर इसको मंथन किया गया और कैबिनेट ने इसको पास किया। उसके बाद इसे रखा गया लोकसभा में। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी पूरी तरह से अक्षुण्ण रखा जाएगा, इस पर भी ध्यान देने की जिम्मेवारी है और इसके साथ साथ लोगों के और सिद्धांतों के हितों की भी रक्षा करने की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब में जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है कि पिछले जो 72 घंटे में या फिर 3-4 दिनों में जो घटनाएं घटी हैं वो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से, जैसे फिल्म के पर्दे पर आपने देखा होगा पहले जो रील वाली फिल्म हुआ करती थी तो सेलुलाइट की तरह चलता था, ऐसे लगातार रील घूमते रहता था और उसी में पिक्चर्स जो है वो अपना दिखाते रहते, वैसे ही पिक्चर ये बहुत तेजी से बदल रही है।
एक तरफ जहां आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के बहुत सारी संभावनाएं जो हैं वो एक तरफ शिफ्ट करके आ गई हैं कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश का फैसला क्या होगा। इसके बाद अमित शाह लगातार एक्ट में आ गए हैं, चाहे वो उनके बयानों की बात हो, चाहे उनका राज्यसभा में दिया गया जो बयान है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर। इसके अलावे अब ये कमेटी बनी है, इस कमेटी से गायब हो जाना। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो नीतीश को छोड़ करके उनकी पार्टी से उनका मोह माया बहुत ज्यादा है और उनके पार्टी के लोगों का भी मोह माया है। लेकिन फैक्ट यही है कि न ये हैं न ये हैं, यानी कि 5 दलों में से 3 दल गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी चूंकि बड़ी पार्टी है, ठीक मान लिए हम, उसके 10 सदस्य हैं ये भी हम मान लेते हैं, 11 सदस्य हैं ये भी मान लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए था, क्योंकि लोकसभा चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और वहां से किसी का जदयू से नहीं होना या फिर एकमात्र बचे हुए हैं इनको भी शामिल किया जा सकता था, एकमात्र हैं इनको भी शामिल किया जा सकता था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं 2025 के जब विधानसभा चुनाव होंगे उसमें सवाल जरूर पूछे जाएंगे और इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से देना होगा। ये तो बाबा ये तो राज्यसभा में है, राज्यसभा का लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इन्हें राज्यसभा का लिस्ट में दिया जाए, लेकिन ये दोनों तो लोकसभा से थे, ये दोनों का नाम नहीं आना सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या एनडीए में सब कुछ, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी के लिए तो हम आज ये कहानी में ट्विस्ट लेकर के आए जी कि हमें जो सीधी आंख से नजर आ रहा है, हो सकता है कि चश्मा लगाने के बाद वो नजर नहीं आता हो, हमें जो नजर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मनमुटाव शुरू हो चुका है एनडीए में और इस मनमुटाव का असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा ऐसा मुझे प्रतीत होता है। बाकी तो अलग अलग विश्लेषक हैं, अपने विश्लेषण करेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अमित शाह की एंट्री बिहार से बहुत समय तक दूर रही है। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार 2022 में गए थे उसके बाद से अमित शाह की एंट्री नहीं हो रही थी एनडीए गठबंधन और खास करके बिहार में। हालांकि बिहार के मुद्दों पर ये जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कई दौरा इन्होंने किया था, लेकिन नीतीश कुमार जब वापस किए तो पिछले 6 महीने 7 महीने से, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, जब नीतीश कुमार वापसी कर रहे थे तो उनकी पहली शर्त थी कि बिहार के मामले में ये नहीं आएंगे, लेकिन इनकी एंट्री हो जाने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार को अगर किनारे लगाना है तो इनको सामने लाना पड़ेगा और ये अपने काम में लग गए हैं। इससे साफ प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिसाब से बिहार में शासन चलाना चाहती है, चुनाव लड़ना चाहती है और गठबंधन भी चलाना चाहती है। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब छोटे भाई के रोल में जरूर हैं और ऐसी स्थिति में क्या होगा आपको पता है कि नीतीश कुमार पर जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे बुल से वो निकलते हैं। तो फिर से एक बार नीतीश कुमार की तैयारी, बिल्कुल नीतीश कुमार कोई ना कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं या फिर इनको संट किया जा सकता है। देखिए क्या होता है। जी देखिए, अमित शाह की एंट्री बिहार की राजनीति में हो गई है। अब तक नीतीश कुमार बड़े भाई के रोल में बिहार में नजर आ रहे थे एनडीए में, लेकिन अब उन पर दबाव दिया जा रहा है और छोटे भाई के रोल में ढकेला जा रहा है। वैसे में नीतीश कुमार ने चुप्पी साध लिए है, लेकिन अमित शाह का जो रणनीति है वो नीतीश कुमार को बाहर का रास्ता जो है वो इस वक्त दिखा दिया है। और अमित शाह की रणनीति में सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि ये दो चेहरे जो है ये भी नजर नहीं आ रहे हैं। वैसे में बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर की संभावना जो है वो लगातार बन रही है और इसको लेकर पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। है वो सबने है माना, ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।